चलिए जी। आज का जो लेक्चर है रिपीट ब्रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है रिपीट ब्रीडिंग मतलब हम ब्रीडिंग करा रहे हैं। या तो एनिमल के साथ हम जो मेल बुल रहता है फीमेल के साथ उसकी नेचुरली मेटिंग कराते हैं, या फिर हम एआई से उसको इंसेमिनेट करते हैं एनिमल को। बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए। ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है और ये हम बार बार करते हैं। ये जो ब्रीडिंग है एआई हम बार बार देंगे। बार बार से मेरा मतलब है कम से कम 3 से 4 बार तो देंगे ही देंगे। उसके बाद कई बार ऐसा पता लगता है कि 3 से 4 बार एआई देने के बाद या नेचुरल मेटिंग कराने के बाद भी वो एनिमल कंसीव नहीं कर रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, प्रेग्नेंट एनिमल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए सीधी सी बात है, जो टेक्नीशियन लोग होते हैं वही एआई देते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है। और अब 3 से 4 बार दे चुके हैं, इसका मतलब उन्होंने चेक तो किया होगा कि एनिमल जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, उसको फीवर तो नहीं है, कोई ऐसी डिसीज तो नहीं है, क्या उसने फीड इनटेक तो उसका कम नहीं हो रखा है, या कोई रिप्रोडक्टिव फॉल्ट तो नहीं है। नॉर्मल चेक करेंगे उसको। ठीक है, नॉर्मली अपेरेंटली, नॉर्मल की को हटा दो। मैं वर्ड यूज यहां पे कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस डिसीज में इस वर्ड को जो भूल गया तो समझ लो रिपीट ब्रीडिंग ही भूल गया वो। ठीक, अपेरेंटली इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अपेरेंटली यानी कि आमतौर से, ऊपर से, सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि जो एनिमल है उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो फीमेल एनिमल है वो बिल्कुल हेल्दी है। तो ऑब्वियसली 3 से 4 बार जब हम एआई कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि एनिमल बिल्कुल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसका ऊपरले तौर से अपेरेंटली बिल्कुल ओके है। तभी हम 2 से 3 से 4 बार ट्राई करते जा रहे हैं ये सोच के कि एनिमल तो बिल्कुल हेल्दी नजर आ रहा है, इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ये भी बिल्कुल हेल्दी हमें नजर आ रहा है, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद भी वो एनिमल कंसीव नहीं करता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, ये रिपीट ब्रीडर है। अब इसमें और भी पढ़ेंगे आगे, अब इसे क्वेश्चन मत करने लग जाना कि ये कैसे हुआ। थोड़ा सुना करो एक बार, 2 3 स्लाइड आगे चलेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उस एनिमल को क्या बोल देते हैं हम, ये रिपीट ब्रीडर है। मतलब कि इसकी हम ब्रीडिंग करवाते जा रहे हैं, रिपीट करवाते जा रहे हैं, मतलब करवाते जा रहे हैं मतलब रिपीट करते जा रहे हैं। इस एनिमल में ब्रीडिंग जो है उसको बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे। अब क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम चेक कर चुके हैं, पहली दूसरी बारी में नहीं किया तो हमने अपेरेंटली चेक किया कि हाँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो ठीक ही लग रहा है। अब उसके बाद भी कंसीव नहीं किया तो हम उस एनिमल को डाल देते हैं रिपीट ब्रीडर की कैटेगरी में। क्योंकि हमने उस एनिमल के लिए फर्टिलाइज कराने के लिए रिपीट ब्रीडिंग, बार बार ब्रीडिंग जो है बार बार उसके रिपीट किया है, क्योंकि हमें अपेरेंटली वो ऊपर तौर से ठीक ही लग रहा था एनिमल। अब रिपीट ब्रीडिंग जो है वो किस किस वजह से हो सकती है, कोई एनिमल रिपीट ब्रीडर किस किस वजह से बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहेगा, अगर मैं बोलूं अपेरेंटली नहीं, वो जेनेटिकली भी ठीक है, अपेरेंटली भी ठीक है, वो 100% जेन्युइन फीमेल है, बिल्कुल, उसके बाद भी 3 से 4 बार हम ट्राई कर चुके हैं, एआई दे चुके हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रही है, तो भी वो क्या रिपीट ब्रीडर हो सकती है क्या? अगर फीमेल 100% ओके है तो। यस सर। यस सर। सर हार्मोनल इश्यूज की वजह से। मेल वाला इश्यू हो हाँ सकता है, हो स्ट्रेस। सकता है जो आप स्पर्म यूज कर रहे हैं, जो बुल था उसके अंदर कमी थी। मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना इसके लिए। अगर कोई फीमेल, अब रिपीट ब्रीडर तो देखो फीमेल को ही बोलेंगे ना, मेल को तो नहीं बोल सकते हैं रिपीट ब्रीडर। तो फीमेल को हम रिपीट ब्रीडर सिर्फ फीमेल की वजह से नहीं बोलते हैं। अगर फीमेल 100% ओके भी है और मेल के जो स्पर्म्स हैं उसमें कमी है, तो भी हम फीमेल को ही रिपीट ब्रीडर बोलेंगे। जैसे पुराने जमाने में होता था, कोई मां नहीं बनती थी तो मां को दोष देते थे, ठीक है, बाप को कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये रिपीट ब्रीडर में क्या, भैंस को ही बोल रहे हैं कि ये रिपीट ब्रीडर है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से ही वो रिपीट ब्रीडर बनी हुई है। हो सकता है कि मेल के अंदर प्रॉब्लम हो, जो स्पर्म लिए गए हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हो। अब दूसरी बात, मैं बोलता हूं कि फीमेल बिल्कुल 100% जेन्युइन है, मेल भी 100% जेन्युइन है, उसमें कंसंट्रेशन जितना जो होना चाहिए, मोटिलिटी, वाइबिलिटी, सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल। तो क्या भी ये रिपीट ब्रीडर फिर भी हो सकता है क्या? यस सर, अगर स्किल्स ठीक नहीं किया ईए के दौरान। परफेक्ट। अगर एआई लगाने जो गया है, जो टेक्निक लगा लीजिए, नेचुरल मेटिंग नहीं करा रहे हैं, एआई जिसने लगाई है वो टेक्नीशियन ही सही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। वो सर्विक्स से बाहर एक्सटर्नल ओस पे ही छोड़ दे रहा है, आगे तक इंटरनल ओस तक लेके नहीं जा रहा, उसको पता नहीं एआई कैसे करनी है। तो फीमेल भी ठीक थी, मेल भी ठीक था, बट टेक्नीशियन खराब था, तो उसकी वजह से वो बार बार खराब हो रहा है, टेक्नीशियन ही खराब जा रहा है वहां पे, तो उसकी वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग हो रही है। समझ रहे हो, ये कोई डिसीज नहीं है कि जो फीमेल एनिमल के अंदर मिलेगी। अब मेन बात क्या है कि हमें लग रहा है कि एनिमल हेल्दी है, 3 से 4 बार हम मीटिंग करवा चुके हैं, एआई कर चुके हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहा है, दैट्स इट। अब हो सकता है फीमेल के
ओवम ही डिफेक्टिव है, उसमें कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, उसमें कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि ज्यादा धूप है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है ज्यादा, ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है वहां पे, स्ट्रेस वाला माहौल है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है वहां पे, ठीक है, तो वाटर प्रॉपरली नहीं दिया जाता उनको, मैनेजमेंटल इशू भी हो सकता है, ये एनवायरमेंटल इशू भी हो सकता है, ये न्यूट्रिशन वाला मैनेजमेंट में ही आ जाएगा बेसिकली, और ये मेल का इशू भी हो सकता है, और ये फीमेल के अंदर डिफेक्ट भी हो सकता है। अब डिफेक्ट चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे मैनेजमेंटल, या फीमेल का या फिर मेल का, किसी भी वजह से अगर 3 से 4 बार हम ट्राई कर चुके हैं एआई करके और वो एनिमल कंसीव नहीं कर रहा है, और वो अपेरेंटली हमें बिल्कुल नॉर्मल भी दिखाई दे रहा है फीमेल एनिमल, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिपीट ब्रीडर का केस है। अब वो ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कमी कहां पे रह सकती है। हो सकता है कि टेक्नीशियन भी ओके है, एनवायरमेंट भी बढ़िया है, मैनेजमेंट भी सही है, मेल भी बढ़िया है, फीमेल भी बढ़िया है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है उसका, जो लैब में आपने सीमन को डाइल्यूट किया है ले जा करके, वहां पे डाइल्यूटर अच्छे से नहीं मिलाए हैं, सारे स्पर्म वहां पे ही आपने लॉस कर दिए, जब उसको फ्रोज किया आपने, डीप फ्रोजन किया, तो उस टाइम पे स्पर्म ही वायबल नहीं थे, टेक्नीशियन भी क्या करेगा उसमें। तो ये जितने भी सारे फैक्टर आ सकते हैं ना, जिनकी वजह से भी वो 3 से 4 बार एनिमल नहीं कंसीव कर पा रहा, तो वो सारे ही इसके रिपीट ब्रीडर बनने में क्या एक पार्ट प्ले करते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि रिपीट ब्रीडर में आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो फीमेल ही है, उसके बाद मेल आता है। यूजुअली जो डीप फ्रोजन और ये सब किया हुआ है, तो चांसेस आर वेरी फ्यू कि मेल में कोई सीमन का कुछ ऐसा कमी होगा, टेक्नीशियन भी, हम प्रॉपर सारी चीजों को आइडियल मान के चलते हैं, बट हाँ वो भी पार्ट तो प्ले करते ही है रिपीट ब्रीडर में। अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज, तो मेरी ही आवाज रिपीट हो रही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, रिपीट ब्रीडर्स इन सारी कारणों की वजह से हो सकता है। मेन फैक्टर में बात करूं तो मेल और फीमेल के फैक्टर को मेन मान के चलते हैं। फीमेल में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं किसी एनिमल के रिपीट ब्रीडर होने के, अगर एनिमल में डिलेड ओवुलेशन है, जो ओवुलेशन होता है वो थोड़ा डिले हो रहा है, हम स्पर्म क्या करते हैं, ईस्ट्रस के 12 घंटे बाद डाल देते हैं, ठीक है साहब, मतलब ईस्ट्रस के उनसेट के बाद। तो अब उस एनिमल में ओवुलेशन ही डिले हुआ, हमने सोचा कि 12 घंटे बाद हो जाएगा ईस्ट्रस के, बट उसमें तो डिलेड ओवुलेशन है, उसमें तो ओवुलेशन जो है डिले हो रहा है, वो तो डाइस्ट्रस में निकल रहा है जाके, तो वो एनिमल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फीमेल स्पर्म होंगे वो निकले ही नहीं है, मेल स्पर्म डेड हो जाएंगे तब तक। तो डिलेड ओवुलेशन में हो सकता है, या फिर ओवुलेशन हो ही नहीं रहा, एनओवुलेटरी है वो एनिमल, हीट में साइन आता है बट एनओवुलेटरी है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, कहां पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला के अंदर होता है। अब एम्पुला के अंदर फ्लूइड जनरेट हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, तो अब उस ओवा को ओवरी से निकल के फिम्ब्रिया में आना होता है, फिर इन्फंडिबुलम से एम्पुला में जाता है वो, उसके बाद इस्थिमिक तो छोड़ दो, एम्पुला में वाटर है, नहीं आगे नहीं जा पा रहा है वो, फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है वहां पे, इन्फेक्शन है। और जो स्पर्म है वो यूट्रस से होकर के वो भी एम्पुला तक जाना होता है, वहां पे हाइड्रोसेल्पिंग्स हो रखा है उसको, तो उसकी वजह से वो दोनों आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, कभी फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या और क्या कारण हो सकते हैं, कोई बताएगा फीमेल के अंदर और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, रिपीट ब्रीडर वाली, रिपीट ब्रीडर बन सकता है एनिमल। डिलेड ओवुलेशन वाला तो पढ़ लिया हमने, और आप लोगों को कल बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया था कि उनको अच्छे से देखेंगे, कुछ सिस्ट बताई थी आप लोगों को, RPCL, ल्यूटियल सिस्ट ऑफ फेलोपियन। फोलिकुलर persistent CL. परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम हुआ। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर ये देखो सिस्ट तो हम फील कर सकते हैं, अपेरेंटली जो वर्ड आता है ना, अपेरेंटली में बस मोटे तौर पे देखते हैं, ठीक है, ज्यादा अंदर जाकर के जेनेटिक्स नहीं चेक कर सकते हैं, ज्यादा गहराई में इतना डेप्थ में कोई चेक नहीं करता है ना, कोई भी टेक्नीशियन होता है जिसको एआई करना होता है वो इतना डिटेल में जाके चेक नहीं करेगा, वो या तो एनिमल बीमार हो, अगर बीमार नहीं है तो वो चेक ही नहीं करेगा, चेक भी करेगा तो चलो ठीक है यूट्रस तो ठीक ही लग रहा है, उतना चेक करते हैं, उतना आगे तक जाके चेक नहीं करते हैं, तभी बोलते हैं अपेरेंटली तो एनिमल ठीक ही लग रहा था, हेल्दी लग रहा था, ट्रैक्ट और यूट्रस वगैरह पर ठीक ही लग रहा था, फिर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ल्यूटियल सिस्ट और ये सारी चीजें भी रिपीट ब्रीडर के अंदर आ सकती हैं, किसमें, फीमेल फैक्टर्स के अंदर आ सकती हैं। हो सकता है सर जो ओवम है, जो फीमेल के अंदर ओवम है, वो काफी एज्ड हो गया है, मतलब वो एनिमल काफी एज्ड हो गया है, या उसका ओवुलेशन, अभी वो प्रेग्नेंटी थी, जस्ट पार्चुरेशन हुआ है, 1 महीने बाद फिर से ट्राई कर रहे हैं, उसमें 2-3 महीने का रेस्ट देना चाहिए, तो ओवम डिफेक्टिव हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, उसके बाद उसका एआई कर भी देते हैं, स्पर्म के साथ जब ओवम मिलता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, इंप्लांटेशन हो भी जाता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, अगर जेनेटिकली ही कोई फॉल्ट है उसके अंदर,
तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ उससे हो जाती है। ठीक है, तो ओवम का डिफेक्ट भी हो सकता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके अंदर जेनेटिक ही कुछ ऐसा आया हुआ है कि वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फीमेल फैक्टर के अंदर आ जाएंगी। मेल फैक्टर के अंदर क्या, स्पम्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, वो स्पम मिल जाता है, या प्रॉपर डाइल्यूटेड नहीं है इन द केस ऑफ एआई, या टेक्नीशियन प्रॉपर नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैंने, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। चलिए, अब मैं एक आइडिया मुझे लगता है कि दे चुका हूं कि रिपीट ब्रीडिंग किसको बोल रहे हैं, और ये रिपीट ब्रीडिंग जो हो रही है बार बार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी खराब एनिमल में तो रिपीट ब्रीडिंग नहीं करेंगे, हमें पता है कि एनिमल बीमार है, इसको एंड्रोमेट्राइटिस है, इसको इन्फेक्शन है यूट्रस में, या कोई और बीमारी है, तो उस टाइम पे हम प्रेग्नेंट नहीं करेंगे उस एनिमल को, एआई नहीं देंगे। तो उस टाइम पे हम उसकी डिसीज को ठीक करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट एआई देंगे। बट इस केस में बार बार 2 3 4 बार हमने ट्राई किया, क्यों? क्योंकि एनिमल अपेरेंटली हमें ठीक दिखाई दे रहा था। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये रिपीट ब्रीडर में जो फीमेल होती है वो नॉर्मल साइक्लिक फीमेल होती है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है उसमें, नॉर्मल जेनेटेलिया दिखता है उसका, यहां पे एक वर्ड लगा सकते हो आप, अपेरेंटली, अपेरेंटली हमें नॉर्मल जेनेटेलिया दिखता है उसका। ठीक है, मेटेड इन 3 और मोर कॉन्जुगेटिव एस्ट्रसेस, जो 3 या उससे ज्यादा एस्ट्रस के अंदर हमने उसको मेट करवाया या उसको एआई दी, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं की। ठीक है जी, अब स्टिल इट फेल्स टू कंसीव। मेल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, स्पर्म्स के अंदर हाई अबनॉर्मेलिटी है, या मोटिलिटी कम है उनकी, या फिर कोई मेल के अंदर वेनरल डिसीज है जिसकी वजह से वो कंटाजियस है, अगर फीटस बनता भी है तो वो भी ट्राइमेस्टर में जाकर के, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या लास्ट ट्राइमेस्टर में जाकर के बच्चा गिर जाता है। ठीक है सर, वैसे यूजुअली हम ट्राइमेस्टर की बात नहीं करते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि वो कंसीव ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको ब्रीडिंग करनी पड़ रही है। कई बार उसको कुछ बुक्स में ऐसे मान लिया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चला गया, तो हम यही मान के चलेंगे कंसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ में तो फर्टिलाइजेशन हो ही गया था। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है तो भी हम यही बोल रहे हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रहा है एनिमल, वो जेस्टेशन पीरियड तक, लास्ट तक नहीं जा पा रहा है ना। मेन बात यही है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल लेके चलना है चीजों को। अब फीमेल फैक्टर्स क्या क्या है इनके, हम देख चुके हैं, डिलेड ओवुलेशन है, या ओवुलेशन है ही नहीं, या फर्टिलाइजेशन के अंदर फेलियर हो रहा है, क्यों? क्योंकि ओवम जो है वो डिफेक्टिव है, या फिर ल्यूटियल इंसफिशियंसी है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है जहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, वो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के काम आता है। अब आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वही इनसफिशियंसी है उसकी, मतलब उससे प्रोजेस्टेरोन जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस का काम होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम ही जो है, उस ल्यूटियल की इनसफिशियंसी है, तो उस वजह से भी वो आगे जाकर के जेस्टेशन पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसमें बच्चा गिर जाएगा पहले ही। ये रीजन भी हो सकता है एक, किसके अंदर? फीमेल फैक्टर्स के अंदर। एंडोमेट्राइटिस लगा लीजिए, इन्फेक्शन ऐसा है, माइल्ड इन्फेक्शन है जो आपको दिख नहीं रहा है अलग से, बट उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब न्यूमो वेजाइना क्या होती है? हाइड्रोसल्पिंग्स हम बात कर चुके हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर वाटर है, वाटर तो क्या होता है, ऐसा कोई गंगा जल तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होगा, किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा, तो उस फ्लूइड की वजह से जो एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये चला जाता है, लगा लीजिए, तो पूरी वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, यहां से यूट्रस से स्पर्म आता है, और इस ओवरी से फिम्ब्राई से होते हुए इन्फेंडिबुलम से ओवा जाता है, यहाँ पे जाके एम्पुला पे उनका जंक्शन होना होता है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब न्यूमोवेजाइना भी हो जाता है फीमेल के अंदर, जिसको हम किस ऑपरेशन से ठीक करते हैं? कैसलिक्स ऑपरेशन से ठीक करते हैं। न्यूमोवेजाइना का मतलब क्या है? न्यूमोथोरेक्स भी आपने सुना होगा, न्यूमो वर्ड का मतलब क्या होता है? हवा, एयर होता है इसका मतलब। अब वेजाइना के अंदर न्यूमो वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर एयर चली जाती है। लंग्स के अंदर भी हम बोलते हैं कि एयर चला जाती है, अगर वो लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, अगर वो प्लूरा डैमेज हो जाए तो यहाँ पे एयर भर जाती है। ठीक ऐसे इसके अंदर भी न्यूमो मतलब हवा चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वो वेजाइना जो क्लाइटोरिस होती है, जो वो ओपन होती है, उसकी वजह से एयर अंदर जाती रहती है, और वो एयर एक्यूमुलेट हो जाती है वेजाइना के अंदर जाकर के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेजाइना का पार्ट जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, वो अंदर वाली साइड में होता है। ठीक है, तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसका, वो ओपन रहता है, उसकी वजह से एयर आती रहती है और इन्फ्लेट हो जाता है, इसमें एयर चली जाती है, तो वी कॉल इट न्यूमो वेजाइना। इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं? अब किस वजह से आ रही है? जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो ओपन है, उसकी वजह से एयर जा रही है, तो कैसलिक ऑपरेशन से बेसिकली जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसको क्लोज कर देते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। सिस्ट वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फोलिकुलर सिस्ट होता है, ल्यूटियल सिस्ट होता है, उसकी वजह से भी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा।